प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार आज आपको मानवाधिकार विषय में भारत के संदर्भ में चर्चा करूंगा कि भारत में मानवाधिकार के लिए क्या किया गया है और कौन से दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इन विषयों पर हमारी आपसे बातचीत होगी। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में मैंने आपको मानवाधिकार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से कदम उठाए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग इस पर कार्य करते हैं, सारी बातों पर चर्चा की थी। आप पूर्व की कक्षाओं में देख सकते हैं। आज हम लोग इसके मानवाधिकार के भारत के संदर्भ में कि भारत में मानवाधिकार इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस आधार पर मानवाधिकार के संरक्षण का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के आधार पर 3 संस्थाएं, पहली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग, और तीसरा है मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार न्यायालय इनकी स्थापना की गई है। देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये पेरिस कन्वेंशन पर आधारित है। पेरिस कन्वेंशन इस पर आधारित है। मानवाधिकार के लिए यूएनओ की भूमिका इंपॉर्टेंट है और मानवाधिकार के संदर्भ में 1948 का डिक्लेरेशन, जिसे कहते हैं घोषणा पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ मानवाधिकार के संदर्भ में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी गैर सरकारी संस्थाओं की भी भूमिका इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई में, सिविल सर्विसेज में, पीसीएसजे में, इन सभी जगहों में परीक्षा आया है और क्वेश्चन आए हुए हैं, और एसएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहां पर ये बातें पूछी गई हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। ये बेस है इसका, भारत में मानवाधिकार के संदर्भ में जो ये कानून बना, इसका बेस कहां से है? ये पेरिस कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन की भूमिका है, 1948 का डिक्लेरेशन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसके अलावा क्या है, हमारा जो फंडामेंटल राइट हैं जो 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, वो भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इतनी चीजों से हमारे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की रूपरेखा तैयार हुई और 1993 में एक कानून हमारे सामने आया, जिसने क्या किया, 3 संस्थाएं भारत में स्थापित की। पहली संस्था कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर दूसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग, एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और तीसरा है मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट। ये 3 संस्थाएं स्थापित हुई हैं। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है उसका नाम है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। ये संस्था भारत की मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ी संस्था है और न्यू दिल्ली में स्थापित है। इसके पहले जो अध्यक्ष हुए हैं वो हुए हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्र।
ये पहले इसके अध्यक्ष हुए हैं और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये 2021 से कार्यरत हैं। मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर भारत का राष्ट्रीय स्तर का आयोग है। इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। जब हम इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे 1993 के 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, विपक्ष का नेता कौन है, गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री क्या है, ऐसा सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संशोधन के उपरांत जो व्यवस्था है वो क्या है कि 3 वर्ष तक या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, इतनी अवधि तक पद धारण कर सकते हैं। तो ये भी परीक्षा का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे। और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो एनएचआरसी एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसकी स्थिति क्या है कि 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में ये न्यू दिल्ली में है। पहले इसके अध्यक्ष कौन हुए हैं? रंगनाथ मिश्र जी हुए हैं और वर्तमान में आपके जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय स्तर का आयोग है मानवाधिकार के लिए और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब राज्य स्तर पर क्या हुआ है? राज्य स्तर पर एसएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई है और वो कौन सा है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग। ये राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं वो राज्य में मानवाधिकार के मामलों का निपटारा करते हैं। तो ये राज्य स्तर का मानवाधिकार आयोग है। लगभग सभी राज्यों में इसकी स्थापना है और इसके द्वारा तमाम मैटर्स देखे जाते हैं। देखिए, राज्य में या देश में मैटर्स कहां से आते हैं? सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन कौन करती है? पुलिस करती है। फिर कौन करता है? सेना करती है। इन दोनों के संदर्भ में कहा जाता है कि इनसे जो है संरक्षण होना चाहिए। कई बार पुलिस के अधिकारी या पुलिस के लोग जो है वो संवेदन विहीन से महसूस होते हैं और वो उस समय लोगों के साथ में अत्याचार हो जाता है, तो मानवाधिकारों का हनन माना जाता है। ठीक है। एक वर्ग ये है सेना भी अपनी कार्रवाई करती है। तो कई बार होता है कार्रवाई में कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जो है शामिल होते हैं, कुछ लोग किसी को सहयोग करते हैं। तो सेना को तो देश की रक्षा करनी है ना, राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रही है। तो मानवाधिकार के संदर्भ में माना जाता है कहीं इनसे उल्लंघन हो सकता है। तो इस स्तर पर राज्य के लिए, स्टेट के लिए जो है राज्य मानवाधिकार आयोग है। जिले स्तर पर क्या है? जिले स्तर पर अब विस्तार से तो हम लोग पढ़ेंगे जब एक एक करके बात करेंगे। अभी शॉर्ट में सारी बातों को देखना है। जिले स्तर पर मानवाधिकार न्यायालय है। मानवाधिकार न्यायालय को सत्र न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सत्र न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और ये न्यायालय जिले स्तर पर है। यानी भारत में जो व्यवस्था दी गई, भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण का स्तर लाया गया, वो जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तीनों संस्थाएं स्थापित की गई और इनके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। इनके माध्यम से कोई भी मामला अगर ऐसा आता तो उसे देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया तीनों न्यायालय के बारे में, तीनों आयोगों के बारे में जो कैसे कार्य करते हैं। अब इन आयोगों की शक्तियां क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, कहा गया है कि जो आयोग अभी बताए गए हैं, यानी उपर्युक्त आयोग एवं न्यायालय, को क्या होगा? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।
सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आयोग किसी व्यक्ति को, ये जो संस्थाएं हैं, क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं। समन, जब हम लोग अभी सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में समनिंग के बारे में होगा। समन क्या होता है, समन का प्रारूप क्या होता है, समन कैसे भेजा जाता है, कितनी प्रतियों में होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं तो समन भेज सकती है, भेज सकता है, ध्यान दीजिएगा। साक्ष्य ले सकता है। अन्वेषण अधिकारी यानी आईओ, अन्वेषण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ये सभी कार्य करने की शक्ति आयोग के पास में है। आयोग पूरे मामले को समन के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है। समन में लोगों को भी बुला सकता है, व्यक्ति को, और दस्तावेज भी मंगवा सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी मंगवा सकता है। साक्ष्य ले सकता है यानी एविडेंस ले सकता है, ठीक है। और अन्वेषण अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है कि आप पूरे मामले को देखिए और हमें रिपोर्ट करिए। तो ये आयोग की शक्तियां हैं, है ना। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो उन्हें दिमाग में रखना है। अब ये हमने आपको बताया कि उपयुक्त आयोग क्या कर सकता है, तो ये कर सकता है। और क्या कर सकता है? आदेश और निर्देश दे सकता है। आदेश और निर्देश दे सकता है। तो ये इस तरह से है। ये बहुत ही एक्टिव सिस्टम है और देश के एक प्रभावी संगठन की भूमिका निभाते हैं ये। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय तीनों अहम भूमिका निभाते हैं। वेबसाइट इनकी है अपनी, उनके माध्यम से कोई आदमी, पीड़ित आदमी अपनी बात भी कह सकता है और वहां से सहयोग, वहां से निर्देश प्राप्त कर सकता है। तो ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं, इन्हें मैंने आपको बताया। अब देखिए अगला चरण जो हमारा होगा, एनएचआरसी और एसएचआरसी और उनके साथ साथ आगे क्या चीजें हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि एचआर यानी ह्यूमन राइट्स तथा फंडामेंटल राइट्स में क्या संबंध है। संबंध, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। इसे समझने के लिए हमें एक गोला बनाना होगा। मान लीजिए हमने एक ये सर्कल बना दिया और हमने कहा कि दिस इज ह्यूमन राइट्स। हमने बोला ये ह्यूमन राइट्स है यानी मानवाधिकार है। तो अब देखिएगा, अगर हम इतने बड़े गोले से ह्यूमन राइट्स को डिनोट कर रहे हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनकी क्या पोजीशन है। फंडामेंटल राइट्स इतने से है, यानी बहुत छोटा सा गोला बनेगा उसके अंदर, उसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बने। तो ये आपने देखा कि हमने इससे डिनोट किया इसको। तो इस चित्र से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि सभी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, यानी सभी मौलिक अधिकार क्या हैं? सभी मौलिक अधिकार जो है वो मानवाधिकार हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फैक्ट क्या है, ये ट्रू हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते दूसरे स्टेटमेंट में कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार ये हम नहीं कह सकते, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। तो ध्यान रखने की जरूरत है इनके मध्य क्या संबंध है कि सभी मौलिक अधिकार तो मानवाधिकार हैं लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये एक रिलेशन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, इसे ध्यान रखिएगा, समझिएगा। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन आता है आपके पास,
डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इनके बीच में अंतर क्या है? अंतर समझने के लिए हमें देखना होगा कैसे हम अंतर डिफाइन कर सकते हैं। गौर करिएगा। देखिए, पहला अंतर तो इनका यह है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये नेचर के द्वारा दिए गए हैं। किसने दिए हैं? नेचर ने प्रदान किए। अगर हम इसकी बात करें कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंतर्गत यानी एक्ट के अंतर्गत हैं। कहीं कहीं पर किसी एक्ट के माध्यम से भी प्रदान किए गए हैं। तो ये दोनों का अंतर है। एक तो प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, और दूसरा क्या है? किसी संविधान ने या किसी विधि के द्वारा दिए गए हैं। इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है, अगर इनके हम स्वभाव की बात करें तो इनका स्वभाव क्या है? पॉजिटिव है। इनका स्वभाव पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है। और अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो हमने आपको बताया है कि ज्यादा नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। तो इसमें ज्यादा पोर्शन क्या है? नकारात्मक पोर्शन है। ठीक है। तीसरा अंतर की बात करें तो यह तीसरा अंतर यह है कि संपूर्ण विश्व के विरुद्ध है। विश्व के विरुद्ध है यानी विश्व का कोई व्यक्ति हमारे ह्यूमन राइट्स को नहीं छीन सकता। ठीक है। और यहां पर क्या कहा जाता है? ये राज्य यानी स्टेट के विरुद्ध है। दोनों में अंतर देखिए, एक जो है संपूर्ण विश्व के विरुद्ध है, एक राज्य के विरुद्ध है। ठीक है। फिर चौथा अंतर हम लोग आ जाएं। चौथा कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स को कोई निलंबित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है। यहां पर क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है। इसे कोई निलंबित नहीं कर सकता, है ना। और इसे क्या हो सकता है? इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। एक और अंतर देखिए, एचआर के लिए 1948 का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं और साथ में यूएनओ है। ये सभी कार्य कर रहे हैं इनके लिए। जबकि अगर यहां आते हैं तो यहां पर क्या है कि यहां पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। संस्था में एनएचआरसी है और एसएचआरसी है और मानवाधिकार न्यायालय है। और एनजीओ काम कर रहे हैं अनेकों, है ना। तो ये संरक्षण के लिए ये सारे की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। तो हमने कुछ बेसिक अंतर आपको बताने का प्रयास किया, इन्हें गौर से देखिएगा। हमने आपको बताया पहला अंतर कि ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि ये क्या है? किसी देश के संविधान या विधि के द्वारा प्रदान किए गए। हमने आपको बताया इनका स्वभाव कैसा है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है।
ये ज्यादा नकारात्मक हैं और कुछ सकारात्मक हैं। ये संपूर्ण विश्व के विरुद्ध हैं, अगेंस्ट द वर्ल्ड, और ये राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट द स्टेट। इसे याद रखना है। एचआर को कोई व्यक्ति निलंबित नहीं कर सकता, जबकि हमने आपातकाल के दौरान आपको बताया कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। तो ये सभी आपको 358, 359 में पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एचआर में 1948 का डिक्लेरेशन है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं, यूएनओ है और इंटरनेशनल एनजीओ भी काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 है, जिसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इसकी चर्चा भी मैंने की थी आपसे। एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार है, मानवाधिकार न्यायालय है और गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 2 मानवाधिकार के संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की और मैंने आपको बताया कि 1993 का अधिनियम लगा, जिसके तहत संस्थाएं कार्य कर रही हैं। संस्थाओं के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, पेरिस कन्वेंशन पर आधारित है, 1948 के डिक्लेरेशन पर आधारित है। इनका संरक्षण हमारे संविधान में दिख रहा है। अनुच्छेद 32 भी इसमें इन्वॉल्व है, 226 भी इन्वॉल्व है। ये सारी बातें बताई। फिर मैंने इनके बीच में अंतर संबंध को आपको बताया और इसके बाद में दोनों के बीच में अंतर को बताया। तो मानवाधिकार के संदर्भ में इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे प्रश्न आपको बन जाएंगे। हालांकि जब विस्तार से पढ़ना होता है तो चीजें ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ती हैं और एक एक आर्टिकल, एक एक जो है अनुच्छेद या एक एक जो है धारा को देख करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब जगह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मानवाधिकार की परिभाषा क्या है ना, मानवाधिकार अधिनियम जब पढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। फिर कौन सी कमेटी जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है, कौन राज्य के लिए करती है, इनको देखना होगा। हटाने की क्या प्रक्रिया है, सारी बातें विस्तार से हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पर चर्चा हमारी हुई है। अगली कक्षाओं में हम अन्य विषयों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। पर डे कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। इस विश्व में, इस पूरे विश्व में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो संपूर्ण ज्ञान रखता हो और कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो संपूर्ण ज्ञान समाहित कर चुका हो। हम सब लोग ज्ञान की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बस फर्क है, थोड़ा सा मैं ज्यादा जानता हूं या मेरे जैसे अध्यापक गण कुछ ज्यादा जानते हैं, आप थोड़ा सा कम जानते हैं। बस इतना ही अंतर है। बाकी मैं भी विद्यार्थी हूं, आप भी विद्यार्थी हैं। आप भी पढ़ रहे हैं अपने भविष्य निर्माण के लिए, हम पढ़ रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना। अपडेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम सब लोग विद्यार्थी हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है कि नॉलेज कहीं थोड़ा कम है, कहीं ज्यादा है। एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत जानकारी हो जाएगी और वही आपकी परिपक्वता का समय होगा, वहीं से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो लगे रहिए, बराबर संघर्ष करिए। अपने आप को किसी जीव जंतु जानवर से तुलना मत करिए। आप एक मनुष्य हैं और ये सोचिए कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी सोच और विचारधाराएं दी हैं जिनके आधार पर हम जीवन को सफल कर सकते हैं। ये निश्चित बात सही है कि आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपको समय समय पर मिसगाइड करेगी। उस समय सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि हमें बैलेंस रहना है। मैं किस लिए आया हूं या मेरा क्या टारगेट है, मेरे सपने क्या हैं, मेरे लोगों के सपने क्या हैं, कौन सा काम मेरे लक्ष्य तक मुझे ले जाएगा, कौन सा काम मेरे लक्ष्य से मुझे दूर करेगा। बस इतना ही समझ लेना है और जिस दिन आप इसको समझने लग जाएंगे, आप खुद रास्ता तैयार कर लेंगे। किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे आप। ना तो हम इसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वार्थी हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्नरत है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो स्वार्थी कहां हुआ? क्योंकि जब वो सफल हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के लिए मददगार बनेगा, समाज की बहुत सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बराबर मेहनत करिए, अच्छी ऊर्जा के साथ मेहनत करिए। जो मन करता है, जैसे मन करता है वैसे पढ़िए। पढ़ने का कोई तरीका नहीं बनाइए, अपने हिसाब से अपनी चीजों को करिए, सफलता जरूर मिलेगी। मुलाकात होती है अगली कक्षाओं में और फिर देखेंगे। यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए और यूपीपी की कुछ ऑफलाइन बैचेज आए हैं,
वर्तमान में चल रहे हैं। ऑनलाइन बैच बहुत जल्दी आने वाला है, जून के आखिरी तक जो है मूल विधि का, संविधान का और यूपीएसआई का कंप्लीट बैच, एसएससी के बैचेस, आरओ के बैचेस ऑनलाइन आ जाएंगे। जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं यहाँ टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, तो उससे हजारों क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। डे बाय डे, पर डे कुछ ना कुछ अपडेट होगा, तो इसको देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई रखिए, अच्छी मेहनत करिए, मन को संतुष्ट रखने का प्रयास करिए। बस इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।